चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एम्प्लॉय कॉस्ट। तो चलिए, एम्प्लॉय कॉस्ट क्या चीज़ है, पहले तो ये समझते हैं कि एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं। तो एम्प्लॉय हमारी कंपनी के सारे वो ह्यूमन रिसोर्स हैं जो हमारी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, मैनेजर हो या सिंपल क्लर्क या प्यून सी क्यों ना हो। ये सभी लोग जो फैक्ट्री में काम करने हैं, सेल्समैन काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये सभी जो उनको हम देते हैं, जो भी हमने उनको रेम्यूनरेशन दिया, दैट इज ऑल कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयज कॉस्ट। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम थोड़ा इंपॉर्टेंस वाइज पहले सीखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में सीखने वाला वैसे तो बहुत कुछ है और कुछ नए अमेंडमेंट्स भी किए गए थे आईसीए के उसमें। सो इसीलिए हम लोग इसको कुछ इंपॉर्टेंस वाइज ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, लेबर टर्नओवर वगैरह, वो बहुत ज़्यादा आते हैं जो कि मैं आज कराने वाली हूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट विद द चैप्टर, आपको एम्प्लॉयज़ के बारे में बताना चाहूँगी। देखिए, इस चैप्टर के अंदर आपको वैसे तो ऐसा दिखेगा कि हम लोग सी क्लास एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज 3 तरह के होते हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, जिनको मैंने नाम दिया है ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। सी क्लास एम्प्लॉयज वो हैं जिनको हमने जो कहा वो नहीं करते। वो हमेशा सोचते हैं कि काम से अपना भागो, यहाँ से जितना काम दिया जाए उसे कम करो, अगर बॉस के सामने जाओगे तो काम करना पड़ेगा, इसलिए वो हमेशा दे आर ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड वर्क। बी क्लास इज दोज एम्प्लॉयज जिनको जितना कहा जाए उतना करते हैं और उसके बाद वो फ्री टाइम इंजॉय करते हैं। और ए क्लास वो होता है जो ये ना सिर्फ अपनी चीज़ को देखता है, अपनी चीज़ को फटाफट फटाफट कंप्लीट करता है, अपने काम को जल्दी जल्दी कंप्लीट करता है, साथ में वो दूसरों की भी हेल्प करता है और अपने काम के अंदर और एफिशिएंसी लाने का रीजंस ढूंढता है, अपने अंदर कमियां ढूंढता है, अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव करने का, अपने टारगेट्स के ऊपर काम करता है। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको नॉर्मली बी और सी की स्मेल आएगी इसमें, हमेशा से लगे जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट बी और सी क्लास। व्हाई नॉट ए? बिकॉज ए को वैसे भी मॉनिटरिंग नहीं चाहिए, जो भी कुछ कंट्रोल्स चाहिए, जो भी कुछ कॉस्ट कंट्रोल्स चाहिए, वो बी और सी कैटेगरी के ऊपर चाहिए। हमें ए कैटेगरी पर ज़्यादा कॉस्ट कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसकी वजह से हम बी कैटेगरी और सी कैटेगरी पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे इस चैप्टर में, राइट। एम्प्लॉय को क्या क्या मिलता है? सैलरीज मिलती हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आप लोगों ने अपनी शायद इनकम टैक्स के अंदर ये पढ़ा होगा कि बहुत सारे तरह के अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत सारे तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, डीए मिलता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट आज मैं आपको कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने जा रही हूँ कि कॉस्टिंग के चैप्टर में हम उसको किस एंगल से देखना है, किस तरीके से समझना है, वो आज हमने प्रॉपरली इसको समझना है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर सबसे पहले आज मैं एक टॉपिक लेने जा रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एज लेबर टर्नओवर। ये टॉपिक बिल्कुल सेपरेट सा टॉपिक है और हमारे एग्जाम्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ, दैट इज लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो कितनी कितनी जल्दी हमारे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं। मतलब कि अगर लेबर टर्नओवर ज़्यादा है तो अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ कोई टिकता ही नहीं है। आ रहा है बंदा यहाँ से, उसको एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा, उसको काम पसंद नहीं आ रहा, उसको हम सेट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस ठीक से सेट नहीं हो रही है और अल्टीमेटली वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है। सो ये है एक हाई लेबर टर्नओवर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि काफ़ी अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है। आप भी कहीं जाते हैं, वहाँ पे आप देखें एम्प्लॉय आज एक था, कल जाएं कल कोई और था, तीसरे दिन जाएं तीसरे दिन कोई और था, तो आपको लगेगा क्या है इनके यहाँ हर रोज़ एम्प्लॉय चेंज होते रहते हैं क्या? और ऑब्वियसली एफिशिएंसी के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम आती है। सो लेबर टर्नओवर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेबर टर्नओवर ज़्यादा होगा तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बट लेबर टर्नओवर के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। जैसे हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में लेबर टर्नओवर लगभग ज़ीरो होता है। वहाँ पे एक एम्प्लॉय ने अगर आज एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया तो उसको कभी भी छोड़ने का मन नहीं करता कि मैं उसको कभी छोड़ूं। वो हमेशा लगता है कि हाँ जी, मैं बहुत बढ़िया तरीके सेट हो गया हूँ। अब धीरे 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 क्या होगा, वो काम करना बंद कर देगा क्योंकि उसको पता है कोई मुझे निकाल नहीं सकता। और अगर वो इस मेंटालिटी पे है कि कोई मुझे निकाल नहीं सकता, तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि वो अल्टीमेटली क्या ही काम करेगा। अब ऐसे में हम क्या करें? हमारे को कुछ लेबर टर्नओवर रखना चाहिए डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस, कि अगर कोई एम्प्लॉई बहुत ज़्यादा कोई फ्रॉड करता मिल रहा है या एफिशिएंसी डाउन कर रहा है या दूसरों को काम नहीं करने दे रहा है या उसे खुद की एफिशिएंसी बिल्कुल ही खराब है, ऐसे एम्प्लॉयज़ को आपको सच में रिट्रेंच आउट करना भी चाहिए, आपको उनको निकालना भी चाहिए, राइट। तो हम पढ़ने जा रहे हैं लेबर टर्नओवर। आइए देखते हैं लेबर टर्नओवर। एम्प्लॉयज कॉस्ट तो आपने चैप्टर का नाम लिख ही लिया था, राइट। सो लेबर टर्नओवर किस किस वजह से होती है?
सबसे पहले होता है रिटायरमेंट। कुछ एम्प्लॉयज अपनी वर्किंग एज क्रॉस कर गए हैं 60-65 और अल्टीमेटली रिटायर हो गए, दे आर ऑल्सो टेकन एज टर्नओवर। दूसरा होता है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब है कि आपने निकाल दिए हैं, राइट, खुद आपने उनको निकाल दिया। क्यों निकालेंगे आप अपने एम्प्लॉयज को? फ्रॉड करता मिला बंदा, राइट, चोरी करता मिला, या फिर वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा था, अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पा रहा था, या पूरा वर्किंग एनवायरनमेंट खराब कर रहा था, या उसमें कुछ बहुत मेजर फ्लॉ था, उसकी वजह से आपने उसको मना करना पड़ा। और तीसरा आता है रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन का मतलब होता है कि आपके यहाँ एम्प्लॉय खुद ही छोड़ के जा रहा है, खुद ही वो रिजाइन कर रहा है, जी मैं नहीं काम कर सकता आपके यहाँ, मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर ऐसा रेजिग्नेशन बहुत ज्यादा है, रिटायरमेंट है, तो इट्स गुड कि आपका एम्प्लॉय कितने साल काम करके आज जा रहा है, आफ्टर उनकी एज हो गई थी तो ही हैज टू रिटायर। बट रिट्रेंचमेंट का मतलब है कि आपके यहाँ कोई बंदा अच्छा नहीं आया था, आपने उसको निकाल दिया। बट रेजिग्नेशन इज समथिंग विच इज लाइक यू हैव टू टेक केयर कि आपके अच्छे एम्प्लॉयज अगर आपको रिजाइन करके जा रहे हैं, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। अगर ऐसा होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी बड़ी नहीं बन सकती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रो नहीं कर सकती है। सो एज अ रिजल्ट हमारे को रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन का, रिट्रेंचमेंट और रेजिग्नेशन का एक बहुत डीप एनालिसिस देखना पड़ेगा कि व्हाई आर द एम्प्लॉयज गोइंग। अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के भी जा रहा है तो हमें उससे जरूर फीडबैक लेना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हैं। अगर वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको हमारा एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया, इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, या वो इसलिए जा रहा है कि उसको कोई हम फैसिलिटीज़ ठीक से नहीं दे रहे हैं, सो दैट इज़ अ लॉस फॉर द कंपनी। कंपनी को बहुत तरह के लॉसेस होते हैं। जब भी एक एम्प्लॉई जाता है तो हमारे पास बड़े तरह के लॉसेस होते हैं, क्योंकि एक तो वो जब जाएगा तो उसकी सेपरेशन कॉस्ट बहुत सारी होती हैं, मीन्स वो अपने प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ये सब लेके जाएगा, और अल्टीमेटली वहाँ पर एक बार कंपनी को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेटबैक्स लगते हैं। दूसरा होता है सिलेक्शन कॉस्ट। अगर आपने एक एम्प्लॉय को निकाल दिया तो ऑब्वियसली उसकी जगह पर आपको एक नया एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, और अगर आप उसको नया एम्प्लॉय रखेंगे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कॉस्ट लगेगी, दैट इज कॉल्ड ए सिलेक्शन कॉस्ट। मतलब कि हो सकता है कि आप किसी वेबसाइट पर आप अपना जॉब प्रोफाइल डालें, फिर इंटरव्यूज लें, इंटरव्यूज के बाद फिर पूरा प्रोसीजर है जिसके ऊपर काफ़ी टाइम भी लगता है, काफ़ी कॉस्ट भी लगती है, क्योंकि एक भी बड़ी कंपनी जब भी कोई जॉब लॉन्च करती है, सो दे हैव टू पे टू वेरियस वेबसाइट्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड ऑल द मीडिया, एंड जहाँ से एम्प्लॉय उनको कॉन्टैक्ट बैक करते हैं। तीसरा होता है जैसे रिक्रूटमेंट कॉस्ट। जब एक एम्प्लॉय आता भी है तो उस समय उसके रिक्रूटमेंट के लिए पेपर्स बनते हैं, एग्रीमेंट्स बनते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं, कुछ लेबर लॉज की फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं, सो दैट इज़ ऑल कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट कॉस्ट। एंड द लास्ट वन इज द ट्रेनिंग कॉस्ट, बिकॉज एम्प्लॉय नया होता है तो उसकी वजह से उसकी ट्रेनिंग भी करानी होती है। अगर वो ट्रेनिंग नहीं करेगा तो फिर वो उस एनवायरनमेंट में सेट कैसे होगा, उसको पता कैसे चलेगा मेरा काम क्या करना है। सो यू हैव टू ट्रेन अ पर्सन अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट। आपको अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको ट्रेन करना पड़ेगा, और उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग कॉस्ट लगती है। एंड दीज ऑल कॉस्ट टुगेदर आर बेसिकली टोटल कॉल्ड एज योर कॉस्ट ऑफ टर्नओवर, राइट। अगर लेबर टर्नओवर है तो उसकी जो कॉस्ट लग रही है वो ये सारी कॉस्ट लगेगी। तो आइए हम लोग लेबर टर्नओवर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो मैंने आपको थियरी में दिए हुए हैं, और वो आप एक बार ठीक से पढ़ेगा, मैंने आपको समझाया भी है सारी पॉइंट्स। बट स्टिल आपको अब हम फॉर्मूलाज की तरफ लेके चल रहे हैं। लेबर टर्नओवर ज़्यादा होना ठीक है कि कम होना ठीक है? ना तो ज़ीरो होना अच्छा है, ना ही ज़्यादा होना अच्छा है। थोड़ा लेबर टर्नओवर चलता है, मगर ज़्यादा लेबर टर्नओवर ठीक नहीं रहेगा। अगर आपका लेबर टर्नओवर ज़्यादा है मीन्स यू आर अनस्टेबल। अगर लेबर टर्नओवर ज़ीरो है मीन्स आपके जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको भी रिटेन करे हुए हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द कंपनी। तो इसीलिए हमारे को लेबर टर्नओवर ज़ीरो भी नहीं रखना है और ज़्यादा भी नहीं होने देना, थोड़ा होना चाहिए, बहुत थोड़ा, right? So as a result you will be able to create a very beautiful environment for your employees, जहाँ पर उनको जो चाहिए आप उनको दे रहे हैं, और हम बहुत अच्छे से उनसे एक टीम वर्क में काम करा पा रहे हैं। और जब कंपनी के पास एक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेबर टर्नओवर होता है तो दैट मीन्स कंपनीज कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर इज वेरी लेस, और साथ में कंपनी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, कंपनी का काम बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सिखाना नहीं पड़ता, उनको ट्रेन नहीं करना पड़ता, और उसकी वजह से वो काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस्ड हैं, इसकी वजह से वो अच्छे से काम कर पाते हैं, राइट। तो चलिए अब हम आपको फॉर्मूला सिखाना शुरू करते हैं। लेबर टर्नओवर
कैलकुलेट कैसे होता है? सो लेट्स स्टार्ट विद द लेबर टर्नओवर कैलकुलेशंस। लेबर टर्नओवर कैलकुलेशंस के अंदर बेटा 3 मेथड्स है, तीनों के अंदर आंसर बिल्कुल अलग अलग आते हैं क्योंकि 3 अलग अलग एंगल से निकलेगा। सबसे पहला मेथड होता है, इसको कहते हैं SRM और ऑल्सो कॉल्ड एज सेपरेशन रेट मेथड। क्या बेटा जी? सेपरेशन रेट मेथड। सेपरेशन रेट मेथड क्या है कि मेरे यहां से एम्प्लॉइज कितने छोड़ के गए, नंबर ऑफ सेपरेशंस, number of separations upon average number of employees। आप लोग देख रहे हैं, नंबर ऑफ सेपरेशंस इनटू एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जब हम करते हैं तो उसके बाद हमारा आता है नंबर ऑफ सेपरेशंस। मगर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानने वाली कि नंबर ऑफ सेपरेशंस आपके यहाँ पर वो नहीं होंगे जो जैसे हम लोग करते हैं ना कि एक्सपेंशन की वजह से हमारे कुछ हमने नए एक्सपेंशंस किए, उसकी वजह से हम लोगों ने जो कुछ नए एम्प्लॉइज को लाया, लेके गए। एक्सपेंशंस कभी इसमें टच नहीं करती हैं, ना सेपरेशन में, ना रिक्रूटमेंट, ना किसी चीज में, राइट। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, इजी है। हमारे पास टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं? व्हाट इज एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। जिस भी पीरियड के अंदर आप लेबर टर्नओवर निकालना चाह रहे हैं, आप देखिए ओपनिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने थे, क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने थे, और डिवाइड बाय 2, उसका एवरेज ले लीजिए और उसमें से कितने छोड़ के गए, दैट इज कॉल्ड एज सेपरेशंस, राइट। नंबर 2 इज called as replacement method। replacement method का मतलब है RM, और ये होता है कि जो लोग गए उनकी जगह पर कितने आए, that is called as number of replacement। replacement, placement को replacement, what do you mean by replacement? उसी जगह पर रखना, replace, number of replacements upon average number of employees, है ना इजी, number of replacement into average number of employees। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स जो आप रख रहे हैं, जो नए एम्प्लॉइज आए हैं उसके अंदर इट शुड नॉट इंक्लूड एम्प्लॉइज ड्यू टू एक्सपेंशन। एक्सपेंशन की वजह से जो अपने एम्प्लॉइज रिक्रूट होते हैं, हम उनको नहीं लेने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर हमने उनको लिया तो फिर तो हमारे को ऐसा लगेगा कि नए एम्प्लॉइज, जबकि हमने कोई नई ब्रांच खोली है, हमने कोई नया आउटलेट खोला है, हमने कोई नया डिपार्टमेंट खोला है, उसमें नए एम्प्लॉइज आए हैं, तो दैट इज नॉट हार्मफुल, दैट इज नॉट लेबर टर्नओवर, राइट। हम ये देख रहे हैं कि जो गए उनकी जगह पर कितने आए, कि कभी कभी क्या होता है कि गए तो 4 थे बट उसके बदले हमारे को 6 एम्प्लॉइज रखने पड़ गए, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, वही काम करने के लिए नाउ यू रिक्वायर 6 एम्प्लॉइज, या जो 4 गए वो सब नालायक थे, उतने में तो हमारे 2 एम्प्लॉइज ने काम कर लिया, तो ओके, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स विल बी 2। सो डिपेंडिंग अपॉन कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आए हैं, उन्हीं की जगह पर जो गए थे, वो दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट। एंड नंबर 3 इज कॉल्ड एज फ्लक्स रेट मेथड। ये वर्ड फ्लक्स जो है, ये फिजिक्स का वर्ड है। फ्लक्स का मतलब होता है बेटा टोटल चेंज, कितना चेंज आया। सो इसका होता है, फ्लक्स रेट मेथड का मतलब है FRM प्लस RM। SRM प्लस RM मतलब सेपरेशन मतलब जो गए, RM मतलब जो आए, टोटल मिलाकर कितना आदान प्रदान हुआ, कितना आए और कितना गए, टोटल बता दीजिए। दिस इज कॉल्ड एज फ्लक्स रेट, दैट इज कॉल्ड एज चेंज, कितने गए और कितने आए, कितने पुराने चेहरे गए और कितने नए चेहरे आए, दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्स रेट मेथड। और अगर फ्लक्स रेट मेथड से हम लोग निकालते हैं तो ऑब्वियसली हमारे को पता चलता है कि हमारे यहाँ टोटल एम्प्लॉइज का फ्लो क्या रहा। अब अगर एग्जाम में आता है तो आप ऑब्वियसली तीनों चीजें बताएंगे। एग्जाम के लिए आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या पूछना चाह रहा है, मगर फिर भी अगर डेटा है तो आपको तीनों मेथड से निकाल के देना पड़ेगा। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन है और आपसे पूछते हैं कि बताइए सेपरेशन रेट मेथड में क्या होगा, तो ठीक है, फिर हम सेपरेशन रेट मेथड के अकॉर्डिंगली बताएंगे, हम लोग फिर सारे मेथड नहीं बताएंगे। सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, आपको ये मेथड्स बताने हैं, राइट। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लेट्स ओपन अवर क्वेश्चन नंबर 1। आपकी अभी ई बुक के अंदर आप देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लेबर टर्नओवर ओनली, सो लेट्स रीड इट आउट। पढ़ते हैं। कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेट एंड इक्विवेलेंट एनुअल रेट
अंडर फॉलोइंग मेथड्स। इसमें इक्विवेलेंट एनुअल रेट भी बताना है जी, और इक्विवेलेंट एनुअल रेट क्या होगा वो भी मैं बताती हूँ। इक्विवेलेंट एनुअल रेट इन ऑल द थ्री मेथड्स, क्या क्या मेथड्स हैं, SRM, RM और FRM, तीनों मेथड से बताना है, SRM में भी, RM में भी और FRM में भी। तो पढ़िए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारे को क्वेश्चन कहता है, वो बोलता है नंबर ऑफ वर्कर्स। अच्छा, इसने इक्विवेलेंट एनुअल रेट पूछा तो मैं आपको इक्विवेलेंट एनुअल रेट का फॉर्मूला भी बता दूं। तो इक्विवेलेंट एनुअल रेट क्या होता है, बड़ा इजी है जी। अभी कोई भी चीज को अगर आप वर्ड से पढ़ेंगे, फॉर्मूला रटना की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा, मगर अगर सपोज करिए अगर आप उसको समझ के करेंगे तो बहुत इजी है। क्या कह रहे हैं, इक्विवेलेंट एनुअल रेट, मतलब अगर आपका ये टर्नओवर जो आपने निकाला सपोज 1 महीने का था, 30 डेज का था, तो एनुअल रेट क्या होगा, अगर हम बोलेंगे 30 डेज का है तो 365 डेज का क्या होगा, मतलब कि लेबर टर्नओवर अपॉन number of days in the period into 365, और राउंड ऑफ पर्पस के लिए आप 360 भी ले सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप 360 लीजिए, 365 लीजिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के करिएगा। 360 इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 सबसे डिविजिबल हो जाता है, इसलिए 365, 360 इज बेटर। बट जहां पे भी आपको डेटा में थोड़ी 7.3, 73 कुछ इस तरह का नजर चीजें आए तो बेटर 365 लीजिएगा। 73 इज डिविजिबल, 365 डिविजिबल बाय 73, तो उसमें राउंड ऑफ आंसर निकालने के बहुत सुंदर प्रोबेबिलिटी है। अगर 73 के हिसाब से कुछ निकाला हुआ है मींस क्वेश्चन उसके हिसाब से डिजाइन हुआ होगा, राइट। तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, वापस आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। मैंने इक्विवेलेंट रेट आपको बताना रह गया तो वो बता दिया है आपको, और वो भी इस क्वेश्चन के साथ ट्राई करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑन 1 अप्रैल इज 950 एंड ऑन 30 अप्रैल इज 1050। सो लो जी, मेरा सबसे पहले तो एक पैरामीटर निकल के आ गया। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, दिस इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 1000। इजी। नेक्स्ट करते हैं द नंबर्स ऑफ वर्कर्स हु क्विट in April, the numbers of workers who discharged in April, the numbers of workers who were engaged in April। देखिए, चाहे क्विट किया हो या डिस्चार्ज किया हो, गया तो है ना। सो एज अ रिजल्ट SRM के हिसाब से हम फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स who have gone, right, number of workers separated या number of separations upon average number into 100। so what is the separation? I've got 10 employees जो खुद छोड़ के भाग गए, और 30 employees वो हैं जो हमने निकाल दिए, upon 1000 into 100 and it comes out to be 4%। कितना आया बेटा, ये तो 4% आया। What is RM? RM का मतलब the number of replacements। What is replacements? This is the number of replacements upon average number into 100। What is replacements? आप क्वेश्चन में दिया गया था कि 140 न्यू टोटल एम्प्लॉइज ने ज्वाइन किया, जिसमें से 120 आपके एक्सपेंशन की वजह से हैं, तो हम एक्सपेंशन की वजह वाले तो एम्प्लॉय लेने नहीं है। सो इसका मतलब हुआ 20 एम्प्लॉइज अपॉन 1000 into 100 एंड दैट्स कम आउट टू बी 2%। और बेटा FRM कितना आया? FRM इज वेरी इजी, SRM में RM ऐड करिए, आ गया। That means 4% plus 2% is equal to 6%। और यही चीज का अगर मेरे को इक्विवेलेंट एनुअल निकालना हो तो मेरा फॉर्मूला बहुत आसान है, क्योंकि और एक कॉमन सेंस से मुझे लर्न भी नहीं करना, इक्विवेलेंट एनुअल रेट, राइट। अगर मैं SRM के हिसाब से देखूं तो मैं बोलती हूं कि भाई 4% आपको सिर्फ 30 डेज में था, 4% 30 डेज में था, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, तो बताओ 360 डेज में कितना होगा। सो इट कम्स आउट टू बी 48%। ऐसे ही RM की बात करिए, so it is 2% in 30 days, तो बताइए 360 डेज में कितना होगा। वाई एम टेकिंग 360 जस्ट टू गेट अ राउंड ऑफ आंसर। अगर आपको लगता है नहीं मैम 360 नहीं, हम 365 लेना चाहते हैं, आई डोंट माइंड, प्लीज टेक इट, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, राइट। तो कितना आया जी हमारे पास, ये आया 24%। और अगर हम फ्लक्स रेट मेथड की बात करेंगे तो वो 48%
plus 24%, it comes out to be 72%. आया ना? इजी है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. सो हमने देखा कि कैसे लेबर टर्नओवर निकालना बहुत आसान है. सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो नए एम्प्लॉयज ज्वाइन कर रहे हैं रिप्लेसमेंट्स के अंदर, हमने एक्सपेंशन की वजह से जो एम्प्लॉयज आए हैं, नई ब्रांच, नए सिस्टम, नए डिपार्टमेंट या इस तरह कुछ भी हो, तो उसके अंदर हमें एम्प्लॉयज को नहीं लेना है. करेक्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट. नाउ वी आर डूइंग विद क्वेश्चन नंबर 2. ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कंप्यूट करवा रहा है कि हमारा लेबर टर्नओवर है इस कंपनी में, अब इस लेबर टर्नओवर की वजह से नुकसान कितना हुआ ये इवैल्यूएट करवा रहा है. यहाँ पर लेबर टर्नओवर की कैलकुलेशंस तो हो गई, सारे क्वेश्चन लेबर टर्नओवर के वैसे ही निकलने हैं, बट अब आ रहा है कॉस्ट रिलेटेड क्वेश्चन रिलेटेड टू द लेबर टर्नओवर, कि जो एम्प्लॉयज जा रहे हैं या नए एम्प्लॉयज आ रहे हैं, उन सब की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ, उस चीज़ को कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो आइए हम पढ़ते हैं कि दैट अल्फा लिमिटेड हैज़ फाइल्ड द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च. उन्होंने बताया कि हमारी सेल 24 लाख की थी, मटेरियल 6,01,000 का था, लेबर 5,19,000 की थी, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हमारा कंट्रीब्यूशन था 7,70,000, फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे को दे रखे थे 5,30,000, नेट इनकम बिफोर टैक्स इज 2,40,000 and capital employed is 12 lakh. It says that the actual number of direct labor hours worked in the year is 2,06,000. कितने घंटे लेबर ने काम किया, लेबर आवर्स कितने हैं, वो है 2,06,000. What is labor hour? Labor hour is number of employees into hours, right? अगर सपोज करिए हमारे पास 1,000 एम्प्लॉयज हैं और वो पूरे साल में 206 आवर्स काम करेंगे, तो हमारे पास 2,06,000 आवर्स हो जाएगा, राइट ना? ओके. As a consequence of delays in filing vacancies of employees who quit, 6,000 potential direct hours were not worked, and included in the actual hours worked were 4,000 hours of trainees, half of which were unproductive. दो बातें बताई गई यहाँ पर. पहली बात तो ये बताई गई कि देखो जो लोग एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए थे, उनकी वजह से 6,000 घंटे जो काम हो सकता था वो नहीं हुआ. एक तो ये बात हुई. और दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात ये हुई कि जो 2,06,000 एक्चुअल आवर वर्कड है, उसमें से 4,000 घंटे इंक्लूडेड हैं जो हमारे नए ट्रेनीज जो आए थे उनको हमने सिखाने में लगाया था, और उसमें से सिर्फ 50% टाइम ही वो काम कर रहे थे, क्योंकि 50% टाइम हमने उनको सिखाया, फिर उन्होंने सीखा और काम किया. दैट मीन्स ओनली उन 4,000 में से 2,000 आवर्स प्रोडक्टिव थे और 2,000 आवर्स अनप्रोडक्टिव थे. The cost incurred in consequence of re-employment was, और ये सारा कॉस्ट जो हमने दोबारा जो एम्प्लॉयज गए उनकी जगह नए एम्प्लॉयज आए, उनके सब कॉस्ट क्या लगानी पड़ी? सेपरेशन कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, ये सारी चीजें हमारे खर्चे लगे. Calculate the profit lost or forgone on account of labor turnover, round off to the nearest rupee, and compare the potential return on capital and potential return on sales for the two situation. मतलब कि वो बोल रहे हैं जी पहले तो मुझे ये बताओ कि मेरे को इस लेबर के भाग जाने से कितना नुकसान हुआ, what is the profit forgone because of this labor turnover. और दूसरा वो जानना चाहता है दो बातें, एक तो हमारे रिटर्न ऑन कैपिटल पे क्या फ़र्क पड़ा, और एक रिटर्न ऑन सेल्स पे क्या फ़र्क पड़ा. मतलब लेबर टर्नओवर ना होता तो क्या होता, और लेबर टर्नओवर है तो क्या है. तो ये दो पैरामीटर्स उसको और कैलकुलेट करके बताने हैं. तो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को. तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है. अब सबने मार्जिनल कॉस्टिंग तो पढ़ ही लिया है, और हमने कंट्रीब्यूशन पहले ही पढ़ रखा है, दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. अब आता है प्रोडक्टिव आवर्स. हमारे पास जो वर्किंग आवर्स बताए गए थे वो बताए गए थे 2,06,000. इस 2,06,000 में से 4,000 ऐसे आवर्स थे जो कि सिर्फ 50% ही प्रोडक्टिव थे और 50% अनप्रोडक्टिव थे. इसको मैंने अनप्रोडक्टिव आवर्स को माइनस कर दिया, और मेरे पास जो प्रोडक्टिव आवर बचा है 2,04,000 है. उन्होंने बताया था कि इंक्लूडेड इन दिस प्रोडक्टिव आवर्स आर 4,000 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग विच वर 50% प्रोडक्टिव एंड 50% अनप्रोडक्टिव. सो एंड व्हाट इज द टोटल आवर्स? कोई मुझे टोटल आवर्स बताएगा? देखिए 2,06,000 घंटे हमारे लेबर ने काम किया था, जो कि प्रोडक्टिव जो ट्रेनिंग्स वगैरह सब कुछ मिला करके, और 6,000 घंटे खराब हुए थे उन एम्प्लॉयज़ की वजह से जो काम कर सकते थे.
बट उन्होंने किया नहीं था, वो चले गए थे। तो दैट मीन्स मेरे यहाँ पर टोटल आवर्स 2,12,000 है, जिसमें से इन लेबर के भागने की वजह से मैं सिर्फ 2,04,000 आवर्स काम कर पाई। मुझे लगभग 8,000 घंटे का नुकसान हुआ। 6,000 तो काम ही नहीं हुआ, और 2,000 ऐसे घंटे थे जिनको हमने ट्रेनिंग्स को ट्रेन करने में लगाए थे, और उसकी वजह से वो आवर्स 2,000 आवर्स खराब हुए थे उसको ट्रेनिंग में। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर आवर। ये जो 7,70,000 का फिगर आया है, ये मैंने कितने घंटे काम किया है? ये देखो 7,70,000 का फिगर आया और हमने 2,04,000 आवर्स काम किया। दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन इज रुपीज 3.7745 पर आवर। आया ना? आई रादर आई शुड से पर लेबर आवर, पर लेबर आवर, right? So contribution is 7,70,000 in 2,04,000 hours, and so the contribution is 3.7745 per labor hour. Correct? Right. अब मुझे देखना है कि मेरा प्रॉफिट फॉरगॉन कितना है। सबसे पहले उसने पूछा, देखो जी मेरे इस लेबर टर्नओवर की वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है, तो मुझे ये बताइए कि इस लेबर टर्नओवर की वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ। हम बोलते हैं बताते हैं, फिक्र ना करो, बता रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए जी, हम उसको बोल रहे हैं, देखो जी आपका कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कितना है। ऑब्वियसली आपने प्रोडक्शन कम किया है तो उसकी वजह से सेल कम हुई है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम लगी, तो अल्टीमेटली बेसिकली कंट्रीब्यूशन का नुकसान है। हम 3.7745 पर आवर कंट्रीब्यूशन कमाते हैं, और अगर ये नालायक ना गए होते तो हमारे ना तो वो 6,000 घंटे खराब होते और ना ही 2,000 घंटे ट्रेनिंग में खराब होते। तो एज अ रिजल्ट हमारे यहाँ जो आपको कंट्रीब्यूशन का नुकसान है वो 30,196 का है। इसके अलावा आपके पास कुछ सेपरेशन कॉस्ट दिया गया था, जो लोग गए थे उनके ऊपर खर्चा हुआ था 25,630 का। इसके अलावा नए एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने के लिए कुछ कॉस्ट आया था, नए एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने का कॉस्ट आया था आपका 32,080 का। इसके अलावा रिक्रूटमेंट कॉस्ट आया था, आप देखिए 23,140 का, और इसके अलावा ट्रेनिंग कॉस्ट आया था। ये सारे के सारे जो खर्चे हैं ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा खर्चे हैं, और ये सारे खर्चे नहीं लगे होते अगर वो एम्प्लॉयज़ ना गए होते। सो दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट फॉरगॉन जो आ रहा है वो आया, कैलकुलेट करें तो 142,206। सो ये मेरा नुकसान हुआ इन एम्प्लॉयज़ के जाने से 1,42,206 का। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कि किस तरह से हमारे आवर्स खराब हुए, राइट? तो चलिए अब उन्होंने सेकंड पार्ट पूछा था। अब वो पूछ रहे थे कि बताइए जी हमारे रेशोज का क्या रहा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक विद लेबर टर्नओवर, एक विदाउट लेबर टर्नओवर। अगर ये लेबर टर्नओवर हुआ तब क्या हुआ था, और लेबर टर्नओवर ना होता तो क्या होता। विद लेबर टर्नओवर, जब हमारी लेबर चली गई तो क्या, और विदाउट लेबर टर्नओवर, राइट? टीओ मतलब टर्नओवर, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा। सो व्हाट इज द प्रॉफिट हियर? आई नो दैट द प्रॉफिट विद लेबर टर्नओवर जो आपको दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है 2,40,000 का, राइट? एंड व्हाट इज द सेल्स? Sales is given to be 24 lakh. Okay. What is the capital employed? It was given to be 12 lakh. Okay. पूछा क्या गया है? प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और दूसरा रेशियो क्या पूछा था उन्होंने? एक तो बोला था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और दूसरा क्या बोला था उन्होंने? दूसरा पूछा था उन्होंने मुझसे, वेयर इज इट, हाँ, रिटर्न ऑन सेल्स, मतलब प्रॉफिट अपॉन सेल्स। ओके, ये दो रेशियोज निकालने हैं। सो 2,40,000 अपॉन 12 lakh, it's coming out to be 20%, and 2,40,000 on a sales of 24 lakh, it's coming out to be 10%. ये तो हमारे हैं लेबर टर्नओवर के साथ।
मगर अगर ये लेबर टर्नओवर ना हुआ होता तो हम बोलते देखो जी, अगर ये लेबर टर्नओवर ना हुआ होता तो ये जो प्रॉफिट था ये मेरा बढ़ गया होता, मतलब कि मैंने इतना प्रॉफिट ज्यादा कमा लेना था। 2,40,000 तो लेबर भाग गई थी इसलिए आया था, अगर लेबर ना भागी होती तो मेरा 142,206 का प्रॉफिट और बढ़ जाता, और अगर ऐसा होता तो 3,82,206 का प्रॉफिट हो जाता। और सेल्स कितनी होती भला, ये भी हम देख सकते हैं। 24 लाख तब हमने सेल करी है जब मेरे पास 2,04,000 आवर्स थे। अगर मैंने टोटल 2,12,000 आवर काम किया होता, वो 8,000 घंटे जो खराब हुए थे वो ना हुए होते, तो मेरा सेल आ जाना था, कैलकुलेट करिए जरा, 24,94,118, है ना। देखो, अगर ज्यादा घंटे काम होता तो ज्यादा प्रोडक्शन होता, ज्यादा प्रोडक्शन होता ज्यादा सेल होता, ज्यादा सेल होता तो मेरा सेल कितना आया, इतना। समझ में आ रहा है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड पे कोई चेंज नहीं आया। सो अब मेरे को जो रेशियोज निकालने में निकाल सकती हूँ, जो अगर लेबर ना गई होती तो मेरा प्रॉफिट 3,82,206 है, और हमारा जो सेल्स है वो 12 लाख, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख है। दैट मीन्स यही रिटर्न 31.85% हो जाता। अरे बाप रे, अभी हम सिर्फ 20% रिटर्न पे बैठे हैं, तब 31% हो जाता। और सेल्स के अगर देखा जाए तो हमारा रिटर्न, हमारी नई सेल इतनी होती, उसके हिसाब से मैंने सब कुछ निकाल लिया है, राइट। मेरा न्यू सेल इतना होता, हमने कंट्रीब्यूशन तो निकाल ही लिया था। सो एज अ रिजल्ट अभी ये जो रेशियो आ रहा है, मेरा कैलकुलेटर मुझे बता रहा है 15.3% समथिंग आ रहा है, राइट। तो यही चीज जो पहले मेरी टर्नओवर के साथ लेबर जाने की वजह से 10% पे आई है, वही चीज मेरी हो जाती कितनी कितनी बताइए, 15%, 15.3%, एंड इट्स एनॉर्मस चेंज, राइट। लगभग लगभग जी 1.5 गुना हो गया, क्या चाहिए और आपको। तो इसका मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपको लेबर को देखिए, लेबर के जाने की वजह से नुकसान तो होता है। मैं थोड़ा सा एक बार इसको श्रिंक कर देती हूँ, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। मैं को पूरा ही क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ, आपको कोई चीज नोट डाउन करनी हो तो या पॉज करके नोट डाउन करिए। ये सबसे पहले मैंने स्टैटिस्टिक्स निकाला, राइट, कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या कंट्रीब्यूशन पर आ रहा था, वो सारा। उसके बाद फिर हमने प्रॉफिट फॉरगॉन ड्यू टू लेबर टर्नओवर निकाला, कि लेबर टर्नओवर की वजह से कितना नुकसान है। और लास्ट में हमने क्या निकाला, अपना एनालिसिस किया, और इसमें हमने ड्रास्टिक चेंजेस देखे। अब हमारे को इसको एनालिसिस करने को नहीं कहा था, सिर्फ कैलकुलेशंस कहा था, तो अभी मैं एनालिसिस नहीं बता रही हूँ, बट हम उनको बता सकते हैं कि देखिए हमारी लेबर टर्नओवर की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड और हमारे सेल्स के ऊपर कितना इम्पैक्ट आया, और उसके ऊपर हम कितना परसेंटेज राइज कर सकते थे अगर हमारा लेबर टर्नओवर ना हुआ होता तो। है ना आसान काम की बात। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस हैं, हमारे एग्जाम में बहुत बार आते हैं, दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज मैं आप लोगों को लेबर टर्नओवर सिखाया है, इसके ऊपर आप और भी चीज़ों से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप इसको कंप्लीट करिए, और उसके बाद फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे का पढ़ेंगे अपना एम्प्लॉयज़ कॉस्ट। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।